कभी सोच कर देखें, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई देश बिना कोई जंग हारे अपने ही पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी दूसरे देश को दे दे? आज हम बात करने वाले हैं 1960 की उस मशहूर इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि की। एक ऐसी संधि जिससे कुछ लोग कहते हैं नेहरू का शांति के लिए खेला गया सबसे बड़ा दाव, और कुछ कहते हैं ये था भारत का दूसरा बंटवारा। बस इस बार बंटवारा पानी का हुआ था। बिल्कुल यही सवाल खड़ा हुआ था 1947 में पार्टीशन के ठीक बाद। और इसी एक सवाल ने दो नए मुल्कों के बीच एक ऐसे विवाद की नींव रखी जो दशकों तक चलता रहा। तो चलिए इस पूरी समस्या की जड़ तक चलते हैं। देखिए, 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो वो सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था। उस बंटवारे ने उस पूरी इंडस रिवर सिस्टम को भी दो टुकड़ों में बांट दिया। एक ऐसी नदी प्रणाली जो दोनों ही देशों के लिए जीने मरने का सवाल थी। ये है वो इंडस रिवर सिस्टम। इसमें आती हैं अहम नदियां जैसे कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। अब दिक्कत ये थी कि ये नदियां निकलती तो भारत से थी, लेकिन नए नए बने देश पाकिस्तान की खेती बाड़ी की लाइफलाइन थी। और बस इसी भूगोल ने उसी वक्त एक जबरदस्त तनाव पैदा कर दिया। पाकिस्तान को बस एक ही डर सता रहा था कि भारत, जो कि ऊपर की तरफ है जहां से नदियां आ रही हैं, वो कभी भी किसी भी वक्त उनके पानी की सप्लाई रोक सकता है। और यही वो बुनियादी डर था जिसने दोनों मुल्कों के बीच पानी के इस झगड़े को हवा दी। एक ऐसा डर कि आपकी किस्मत, आपका भविष्य किसी और के हाथ में। तो जब 1950 का दशक आया तो ये विवाद, ये झगड़ा बढ़ता ही चला गया। ऐसे में इसे सुलझाने के लिए एक न्यूट्रल तीसरी पार्टी को आगे आना पड़ा, और वो पार्टी था वर्ल्ड बैंक। तो देखिए, 1947 में पार्टीशन से पानी का झगड़ा शुरू हुआ। 1950 के दशक में मामला वर्ल्ड बैंक तक पहुंचा, और फिर कई सालों की लंबी बातचीत, नेगोशिएशन के बाद आखिरकार 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खान ने इस ऐतिहासिक संधि पर साइन किए। अच्छा, अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे विवादास्पद हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि इस संधि की ऐसी क्या शर्तें थी, ऐसी क्या टर्म्स थीं जो आज भी इतनी बड़ी बहस का मुद्दा बनी हुई हैं। तो इस संधि ने इन 6 नदियों को बिल्कुल साफ साफ दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ थी पूर्वी नदियां यानी सतलुज, ब्यास और रावी। इन पर पूरा एक्सक्लूसिव कंट्रोल दिया गया भारत को। और दूसरी तरफ थी पश्चिमी नदियां, सिंधु, झेलम और चिनाब। इनका कंट्रोल दे दिया गया पाकिस्तान को। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अब आने वाली है। जिन पश्चिमी नदियों को पाकिस्तान को दिया गया था, उनमें इस पूरे नदी सिस्टम के टोटल पानी का लगभग 80% हिस्सा था। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 80%। सोचिए, भारत ऊपर वाला देश होने के बावजूद, जिसके पास एक ज्योग्राफिकली फायदेमंद पोजीशन थी, उसने अपनी मर्जी से पानी का इतना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। एक तरह से भारत ने एक बहुत बड़े जीवन देने वाले संसाधन का कंट्रोल अपने पड़ोसी मुल्क को सौंप दिया था। और बस जिस दिन इस संधि पर साइन हुए, उसी दिन से एक ऐसी बहस, एक ऐसी आलोचना शुरू हुई जिसकी गूंज हमें आज तक सुनाई देती है। तो सबसे गंभीर आलोचना इसी सवाल से शुरू होती है, क्या ये भारत का दूसरा बंटवारा था? आलोचकों ने इसे सिर्फ एक पानी बांटने का समझौता नहीं माना, उन्होंने इसे देश की संपत्ति का बंटवारा कहा। इतिहासकारों और आलोचकों ने इस संधि के असर को समझाने के लिए इसी एक लाइन का इस्तेमाल किया है, भारत का दूसरा विभाजन, लेकिन इस बार पानी का। तो इसके खिलाफ आखिर अहम तर्क क्या दिए जाते हैं, चलिए देखते हैं। पहला, भारत अपर राइपेरियन स्टेट था, मतलब साफ है, नदियां भारत से होकर पाकिस्तान जाती थीं, तो नेचुरली पानी के फ्लो पर कंट्रोल भारत का था। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था जो हमने छोड़ दिया। दूसरा, इस संधि ने सीधे सीधे भारत पर एक तरफा बंदिश लगा दी, और शायद सबसे चुभने वाली बात, इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ एक लेवरेज के तौर पर, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर जवाहरलाल नेहरू ने इतनी उदार संधि पर साइन करने का फैसला लिया ही क्यों? इसके पीछे उनकी सोच क्या थी, क्या प्लान था? देखिए, नेहरू का विश्वास था कि मॉरल हाई ग्राउंड लंबे समय में ताकत देता है। उनका मानना था कि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना पानी कंट्रोल करने से कहीं ज्यादा बड़ा
लॉन्ग टर्म गोल था। शायद उन्हें लगा कि ऐसी उदारता दिखाने से आपस में भरोसा बनेगा। लेकिन नेहरू की इस आदर्शवादी नजरिए के ठीक सामने एक बिल्कुल प्रैक्टिकल राजनैतिक आलोचना भी है। ये तर्क कहता है कि आदर्शवाद रियल पॉलिटिक्स के आगे नहीं टिकता। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता से नहीं बल्कि पावर और राष्ट्रीय हितों से चलते हैं। और जानते हैं, आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज और पानी की कमी जैसी चुनौतियों ने इस बहस को फिर से आग दे दी है। जब हम देखते हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आबादी का प्रेशर बढ़ रहा है, पानी की कमी हो रही है, तो इस संधि पर सवाल उठना लाजमी है। क्या ये 60 साल पुरानी संधि आज की हकीकत से मैच करती है? और इसी वजह से इसकी शर्तों पर दोबारा विचार करने की मांग बार बार उठती रहती है। तो आखिर में हम इस पूरे मामले की उस केंद्रीय दुविधा पर आ पहुंचे हैं। एक ऐसा सवाल जिसका कोई सीधा साधा आसान सा जवाब शायद है ही नहीं। तो सवाल यही है, ये संधि हमेशा की शांति के लिए एक दूर की सोच वाली कूटनीति थी या फिर ये भारत का सबसे महंगा, सबसे बड़ा जुआ था? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि आने वाले कल में इन्हीं नदियों के बहते हुए पानी में लिखा जाएगा। धन्यवाद।